Now, please understand, this is a module which is available on a portal, which they are saying that they have amended up to January 24. So the reason of doing from module is we need to see that what are the amendments which are incorporated in your module, because those things are normally important. Normally ऐसा पूछते नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए ऐसे कि जो अमेंड हुए हैं वही वाले प्रोविजन ज्यादा पूछे जाएं. फाइन. सो shall we start? फैन का भी जरूरत नहीं है तो बंद कर दे भाई, अननेसेसरी आवाज कर रहा है. इसको ना मैं कूलिंग बढ़ा देता हूँ. બંધ કરી દે ભાઈ, હું કહું છું પછી તું બંધ કર ને. શું થયું? See, there are 3 chapters which are considered as a chapter which is pending. 3 in a GST, exemption, ITC, रजिस्ट्रेशन. ये 3 चैप्टर हैं जो थोड़े. गुड मॉर्निंग. ये तो नाम लिए हैं चैप्टर के सिर्फ मैंने. अरे क्या क्या निकाल क्या रहा है जिसमें से वापस एग्जाम में आने के चांसेस अराउंड 70% फॉर एग्जाम्शन एंड रजिस्ट्रेशन. ITC 90%. ठीक है, तो ध्यान देना उस एग्जाम्शन में भी. प्लीज पे अटेंशन. पूछा से 100%. Exemption may be because we are studying goods and services tax. So there is a separate list of exemption for goods. There is a separate list of exemption for services. We need to study both. Goods के अंदर कुछ नहीं है ऐसा. If you can see, there's a list of goods which has been given. हेलो, ये सिर्फ तुम्हें गुड्स का लिस्ट एक बार पढ़ लेना. मैं वो पढ़ने नहीं वाला हूँ. लिस्ट ऑफ द गुड्स, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू इट वंस. इसमें से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, अब तुम्हारे नसीब. What is important is this services. So this is from where we are gonna start understanding from today's session. So please pay attention. When we are talking about exemption for services, there are certain things that we need to keep in our mind. वही चीजें हैं ये जो हमने RCM के टाइम पे दिमाग में रखी थी. RCM के टाइम पे हमने क्या रखा था दिमाग में? सप्लायर कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, सर्विस कौन सी होनी चाहिए. Am I clear or not? See, you people who is coming regularly in a classroom are the only eligible people who should clear. तो यार मोमेंटम ना, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, दोस्त आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें. इस मोमेंटम को लास्ट तक अगर कंटिन्यू रखा, ट्रस्ट मी, द लाइफ विल चेंज. अगर ये मोमेंटम टूटा बीच में, और कोई ड्राइविंग फोर्स होना ही नहीं चाहिए भाई. दुनिया तेल लेने जाए, अपन को पैसे वाला बनना है. तो ये इसका पहला स्टेप है. ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पहला स्टेप है जिससे कि चांसेस, प्रोबेबिलिटीज
पैसे वाले होने की बहुत बढ़ जाती है ना? वेरी नाइस, कीप ऑन डूइंग दिस। दोज हु आर नॉट रेगुलर, एक दिन आते एक दिन नहीं आते, मतलब वापिस हफ्ते बाद दिखेंगे, 7 जन्म में नहीं होने वाला है। एनीवेज, सो द वे वी हैव लुक्ड एट अ ट्रांजेक्शन, who should be the supplier, who should be the recipient, and what should be the service। यहां पे भी एग्जम्पशन में भी आपको उसी तरीके से देखना, समझना और कंपाइल करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत बार ये हो सकता है, जैसे गुड्स के केस में तो गुड्स को एग्जाम कर दिया, अब सेलर कोई भी हो, बायर कोई भी हो, दोज गुड्स आर एग्जम्प्टेड मीन्स एग्जम्प्टेड। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू लुक एट व्हाट इज अ सर्विस विच इज एग्जम्प्टेड। बहुत बार ये भी होगा कि ये वाली सर्विस अगर ये वाले सप्लायर ने प्रोवाइड की, देखो अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन कुड बी टू सप्लायर। हेलो, एग्जम्पशन कुड बी टू सप्लायर, मतलब वॉट एवर सर्विसेज दिस सप्लायर इज प्रोवाइडिंग दैट इज एग्जम्प्टेड। Exemption could be to service. That means whomsoever providing this service, to whomsoever this service will be exempted. And the exemption could be to recipient. कि whomsoever is providing whatever services to this particular person, then that service will be exempted. Or it could be any combination thereof. कि ये सर्विस इस बंदे ने इसको दी तो exempt. Am I clear or not? So whenever we are studying, you need to pay attention to what should be the service, who should be the supplier, and who should be the recipient। तीनों पे वापस टिक हो तभी तुम एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो, वरना एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, एग्जम्पशन का क्वेश्चन तब आता है जब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज बिकम एन सप्लाई एंड अदरवाइज गॉट कवर्ड इन जीएसटी। मतलब कोई ऐसा है जो क्लासरूम में आ रहा है और बाद में हम फीस नहीं लेंगे, दैट इज एग्जम्पशन। कोई मेरे क्लास में नहीं आ रहा है तो उसको मैंने एग्जाम नहीं किया है, इट इज नॉट कवर्ड, इट इज नॉन टैक्सेबल कैटेगरी। Am I clear or not? Sure. That is non-GST supply. Here when we are talking about exemption, that means जैसे ही exemption का शेल्टर निकला, शेल्टर मतलब प्रोटेक्शन, जैसे एग्जम्पशन का शेल्टर निकला तो वो ट्रांजैक्शन एक्सपोज हो जाएगा जीएसटी में। दैट मीन्स इट इज टैक्सेबल। सो इफ यू आर complying with the condition of exemption, then the exemption is available. If you are not able to comply with a condition, then it will be taxable. Otherwise, it is not outside the purview of GST. Am I clear or not, everyone? I hope understood this. Fine. So, pehli service. See, this exemption has been notified under this notification number 12 2017 on 28th of June 2017. Even 1st जुलाई से जीएसटी आया था, उससे पहले ही एग्जामिशन लिस्ट नोटिफाई कर दिया। Fine. So let's see what are the services and when it is exempted। देखो 1 नंबर लिखा हुआ है ना नीचे, भले कलर चेंज हो रहा है, नीचे तक यहां तक जा रहा है, 2 नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा एक ही एग्जम्पशन है, ये पूरा एक ही एग्जम्पशन है। तो एक बार पूरा पहले पढ़ते हैं, देन विल ट्राई टू कंपाइल इट व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कवर हियर। सर्विसेज बाय, बाय देखो मतलब स्पेसिफाइड सप्लायर होना चाहिए। बाय हुम? एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सप्लायर स्पेसिफाई कर दिया कि सप्लायर कौन होना चाहिए, ये सप्लायर होना चाहिए। सप्लायर should be an entity which is registered under 12 AA or AB, that is a trust। This is a trust related sections of income tax। by way of चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो सर्विसेज कौन सी है? चैरिटेबल एक्टिविटीज। Am I clear or not? तो सप्लायर होना चाहिए एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट वो भी कौन सा?
इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो वैसा वाला। इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, खाली ट्रस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन ने, बट ऐसा हमें बताया गया कि वो ट्रस्ट तो है लेकिन इनकम टैक्स के 12 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर 12 और एबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करेगा। तो अब हमें ये भी समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, एंड दैट इज वेयर दे आर डिफाइनिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज मीन्स। हेलो, चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन किया है। चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू, पहला, ये बीच वाला सेंटेंस पता नहीं कहाँ से आ गया, पहला सीधा यहां से यहां पे आओ, पब्लिक हेल्थ। देखो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पहले हाईलाइट कर रहा हूं। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, दूसरा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये चार एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर रखा गया है। अच्छा, उसमें भी है, लेकिन प्राइमरी यू शुड अंडरस्टैंड कि जब हम चैरिटेबल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या आएगा, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन एंड एनवायरनमेंट। हेलो, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, एनवायरनमेंट, ये चार चीजें ब्रॉडली कवर होती है विद इन अ मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन एंड एनवायरनमेंट। क्लियर है, हमें क्लियर। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ, हमने सिर्फ हेल्थ समझा, पब्लिक हेल्थ, एंड वो भी स्पेसिफिकली, नॉट एवरीथिंग, बाय वे ऑफ public health by way of care and counseling of terminally ill person or person with a severe physical or mental disability. Now, please be careful. The terminology that they are using is care or counseling. It is not medical treatment. So do not misinterpret in the name of public health means medical treatment. Medical treatment is exempted in some other exemption entry. Right now we are in entry number 1. ये जो नोटिफिकेशन हमने देखा ना 12/2017, उसमें पूरा लिस्ट दिया गया है कौन कौन सी चीजें एग्जम्प्ट है एंट्री वाइज। तो हम ये पहले एंट्री नंबर 1 समझ रहे हैं। medical services, medical treatment has been exempted somewhere else in some other entry. Here we are not talking about medical treatment. Here we are just talking about care and counseling. मतलब अगर कोई डिप्रेस बंदा है उसका काउंसलिंग करना, हाँ, जो आप होते हैं ना बेसिकली एग्जाम में वो वाला, तो मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी एग्जामिनेशन बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर 12 AA. Am I clear or not? Sure. So that is called care and counseling, basically guiding him. सो केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन। टर्मिनली इल मतलब अब जिसको ऐसा कोई बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। अब वो डीएनए म्यूटेशन से हो गया, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। तो ये पता है डीएनए कुछ होता है बॉडी में अपने, डीएनए म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती फिर। तो दैट टर्मिनल इल मतलब वो वाली बीमारियां जो कभी ठीक नहीं होने वाली, टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ अ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी मतलब कोई बंदा अच्छा आर्टिस्ट था, उसके हाथ कट गए, तो दैट इज अ फिजिकल परमानेंट डिसेबिलिटी। अब वो बंदा डिप्रेस हो जाएगा, उसका केयर काउंसलिंग करना, मतलब वो चंदू चैंपियन जैसा, देखा ना, पढ़ो, मूवियां बंद करो। हाँ, सो टर्मिनली इल पर्सन और द पर्सन विथ अ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। देखो यहां पे जो कवर हो रहा है इन तीनों में, केयर एंड काउंसलिंग, तीनों का। सो पहला है किसका केयर और काउंसलिंग, वो वाले बंदे जो कि टर्मिनली इल है या तो फिजिकली और मेंटली सीवियर डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं। दूसरा, पर्सन अफेक्टेड विद द HIV एंड एड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस।
उसका भी केयर काउंसलिंग, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, केयर काउंसलिंग ऑफ दोज पीपल। तीसरा, पर्सन एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, उनका भी केयर और काउंसलिंग। This is where we are talking about public health. So this kind of public awareness programs that you are conducting, that is also a part of care and counseling. So तीन चीजें कवर हुई यहाँ पे। पहला, परमानेंटली इल, सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, केयर काउंसलिंग ऑफ पर्सन अफेक्टेड विद HIV और एड्स। तीसरा, केयर एंड काउंसलिंग द पर्सन हु इज एडिक्टेड टू नार्कोटिक्स, मतलब गांजा वांजा फूंक रहा है, या तो अल्कोहल। एम आई क्लियर? श्योर। सो दिस पीपल आर कवर्ड हियर। और उसका भी क्या है, केयर और काउंसलिंग। और वो भी कौन सी एंटिटी, विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA और AB, then those services provided by that institute will be exempted if they are charging anything for it. क्लियर है कि नहीं है? जैसे शराब छुड़ानी है किसी को, तो किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में एडमिट किया, अब उसको 15 दिन वहां रखेंगे, मतलब बांध के रखेंगे, रूम के अंदर फिट करके रखेंगे, वो बाहर ही नहीं निकल सकता है, क्योंकि ना वो ऑल दिस एडिक्शंस आर विशियस सर्कल। आई हैव सीन मेनी पीपल हु इज स्ट्रगलिंग विद दिस। शाम के 7 बजे मतलब उसको पूरी लाइफ की प्रायोरिटी और कुछ नहीं है, कहीं से भी खंबा चाहिए उसको। उसके लिए फिर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सब साइड पे, किसी से पैसे मांगने पड़े, भीख मांगनी पड़ी तो भी मांग लेगा, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए। और तुम्हें इस सर्कल से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, वो 7 बजे वाला अलार्म जो दिमाग में बजता है, और कुछ होता नहीं है इसमें, 7, 7:30, 8, वॉट एवर इज, और कुछ तो होते हैं सुबह से ही चालू होते हैं फिर। तो वो अलार्म एक बार जब तक बंद नहीं होता, अब इसके लिए तुम्हें उस सर्कल से बाहर निकालने के लिए 15-20 दिन, महीने के लिए, बहुत सीवियर अगर है, नार्कोटिक्स वाले इश्यूज हैं, शराब तो अभी भी छूट सकती है, ये गांजेड़ी लोग तो भूल ही जाओ फिर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 2-2, 3-3 महीने तक तुम्हें रूम में डाल के रखेंगे, वहां सिर्फ तुम्हें खाना देंगे, तुम्हें बुक चाहिए तो बुक मिलेगा, मोबाइल चाहिए मोबाइल मिलेगा, बाहर नहीं निकलना है। तो एक बार वो एडिक्शन से तुम बाहर आ जाओ, अब फिर तुम्हारी चॉइस है तुम्हें बाहर आके क्या किया। अब उसके लिए ये लोग महीना रखेंगे, तुम्हें खाना वाना खिलाएंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हाँ कोई एंटीबायोटिक दवाई चल रही है तो वो दवाई भी चलेगी, सब कुछ करेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली पैसे लेंगे। सो दोज थिंग्स आर exempted if that institute which is providing these services is registered under 12AA or AB. Am I clear or not? केयर एंड काउंसलिंग हुआ, रखना इज केयर एंड काउंसलिंग, और समझाना, और डेली उनका 1 घंटे का, या जितने भी ऐसे एडिक्टेड लोग हैं जो वहां रहते हैं, शाम को से 6-7 बजे सारे लोग बैठ के बातें करेंगे कि मैं कितना नीचे गिरा था शराब पीने के लिए, डिस्कस करेंगे ना। उससे क्या होता है ना, एक बार दिमाग से तुम्हारे निकल सकता है चीजें, हाँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी और का भी स्टोरी सुनते हैं, और ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो पहले पीते थे अब नहीं पीते, जिन्होंने छोड़ दिया, तो अगेन कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं ये। ऑल दिस आर पार्ट ऑफ केयर एंड काउंसिल। Am I clear or not? So this is first thing is about public health. Then B, अच्छा, ए किसके लिए आया, वो लोग के लिए जो ऑलरेडी इससे अफेक्टेड हैं। यहां नीचे बी है, जहां हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। सो इट इज अ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस HIV इन्फेक्शन। ऊपर केयर काउंसलिंग उसका करेंगे ना, हु इज ऑलरेडी अफेक्टेड विथ इट और इन्फेक्टेड विथ इट। और बी में हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस। both are part of public health, so both A and B are a part of your public health. Am I clear or not? So आप इन्फेक्टेड को केयर काउंसलिंग कर रहे हो, या तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हो रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और एन HIV इन्फेक्शन, all these are a part of this exemption. Am I clear or not? Sure. So that is the first point. Second में we are talking about advancement of religion, spirituality, or even including yoga. Advancement of religion, spirituality, and yoga.
This is also within the exemption religion, spirituality, and yoga advancement of. Again, services are provided by an entity registered under 12AA or AB for advancement of religion, spirituality, yoga. Example, एक कहीं पे किसी एक ट्रस्ट ने 3 दिन की योग शिविर रखी है। आप वहां पे जा रहे हो, दे आर चार्जिंग समथिंग, है ना वो। अभी बाबा दाढ़ी वाले कौन है? नहीं रे, हाँ रामदेव हो जाए, उसके जैसा भी है ना। स्पिरिचुअलिटी वाले भी एक बाबा है, वो भी दाढ़ी इज बेसिक थिंग किसी भी रिलीजन में। तुम्हें अगर बाबा दिखना है तो दिस इज फंडामेंटल थिंग कि तुम्हारा बियर्ड बड़ा होना चाहिए, तभी लोग भरोसा करेंगे। अब क्लीन शेव वाला बंदा आके अगर स्पिरिचुअल बातें करने लगा ना, बोलो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। क्यों? दाढ़ी नहीं थे। कौन है अबे वो? हाँ, हाँ आदि योगी वाले ने नाम सुना? हाँ, नहीं रहे वो रुद्राक्ष बेचता है। सारे स्टंट, मेरे को आई डोंट ट्रस्ट। भले पाप, भले मैं नरक में जाऊं। हाँ, गुरु गुरु करते नाम उसका कुछ है, भूल गया मैं। सदगुरु। ये इंडिया में ना ट्रेंड आता है। मेरे हैं बहुत क्लोज फ्रेंड है जो कि सब डायहार्ड फॉलोअर हैं। बहुत झगड़ा होता है मेरा। तुम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? अंदर बैठा है तुम्हारे, तुम ढूंढ कहाँ रहे हो? मतलब तुम्हें कोई और बताएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें आंखें बन के ध्यान करना चाहिए। तुम्हें कोई और बताएगा तुम्हें कैसे करना है। क्या नॉनसेंस बात है। तुम्हें कोई और बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें नहीं समझ में आता है। अच्छा, तुम्हें एथिक्स पढ़ा, उससे पहले तुम्हें पता नहीं था एथिक्स क्या होना चाहिए? पता ही है ना वो तो। और हर एक का अलग होता है यार वो। तो करो अपने हिसाब से, जब तक तुम्हें गिल्ट नहीं होता तब तक जो करना है करो। किसी को और को परेशान मत करो। अभी ये किसी और से क्या सीखने का, तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा है। इंसान से तो कभी झुकने का ही नहीं वो, क्योंकि वो ना कब कब आसाराम निकले, कोई भरोसा नहीं। बट एनीवेज, ऑल दिस पीपल आर अरेंजिंग। मेरे को बहुत खींच खींच के घसीट के लेके गए थे, मैं नहीं गया था। वहां तुम्हें कुछ 25-30 हजार रुपये भरना है। तुम्हें एक हफ्ता रखेंगे। रोज उठ के, मतलब अगर तुम सोचो अगर तुमने 30-50 थाउजेंड पे किए हैं, तो ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। मतलब इंडिया इन लास्ट 5-7 थाउजेंड ईयर्स, जो हम बोल रहे हैं ना कि वी आर द मोस्ट नॉलेजेबल कंट्री इन द पास्ट एंड राइट नाउ वी आर स्ट्रगलिंग विद ऑल दिस, ये क्यों हो रहा है? ये हो ही इसलिए रहा है कि हमको हमारे बाबाओं ने साइंस से दूर रख के बोला गया कि सब मिथ्या है। मतलब सब मिथ्या है, तुम भी छोड़ो और मेरे साथ ध्यान करो। अरे काम करो यार। पहले उतना कमा तो लो। पहले उतना कमा लो कि तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ अमाउंट है, फिर छोड़ो। तुम्हें बोलूं, है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ, भूखे मर रहे हो तुम। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस इज द, सी वी नेवर ऑब्जर्व दिस। ये सदगुरु सिर्फ पैसे वाले लोगों को क्यों स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं? रोड पे जो सो रहे हैं, भीख मंगे हैं बेचारे, जो लेके जाना उसको। सिखाना, तेरे को सिखाना है ना, सिखा उनको। क्यों नहीं सिखा रहा है? कोई भी स्पिरिचुअल, तो एक पैसा कभी भी किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में रखना नहीं है, कभी, नेवर डू दैट। जितने लोग बाहर सो रहे हैं ना, उन लोगों को मंदिर में सोने के लिए अलाउ करें ना, किसी को बाहर सोना नहीं पड़ेगा। और ऐसा एक गांव नहीं होगा जहां पे ना मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं होगा हमारे देश में। तो बाहर लोगों को सोना पड़ रहा है। दे आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर फॉर दर्शन। ये क्या आस्था है हमारी? आई फेल टू अंडरस्टैंड टोटली। ऑल these आर nonsense. You focus on this and then you understand first of all how the things are working, फिर छोड़ो। वो तो करना नहीं है। मतलब एक द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट नो, व्हेन आई वाज एन आर्टिकल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक चीज समझना ही,
वो तब से मेरे दिमाग में इतना उतर गई थी बात। बोले यार, दिस इज पहली बार व्हेन आई रियलाइज इट कि लाइफ का लेसन आप समझ रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो, बाकी लाइफ लेसन इज समथिंग विच टचेस यू इमोशनली। सो आई वाज एन आर्टिकल। तो जैसे यहाँ पे अनिल भाई हैं, तो वैसे ही उस आर्टिकल में जब था तो वहां पे भी ना हीरा भाई करके एक थे। तो हमारे बॉस का मतलब जो सीए फर्म के ओनर थे, उसके बेटे की शादी थी। अच्छा, तो हमें गिफ्ट लेना होता है, तो सब आर्टिकल ने पैसे इकट्ठा करके बोला कि गिफ्ट ले। सबने पैसे इकट्ठा किए, तो हीरा भाई ने भी बोल दिए पैसे। और हीरा भाई ने ये बोला कि पास डे कि ना, एक काम करो, थोड़े पैसे ज्यादा इकट्ठा करो, कुछ अच्छा महंगा गिफ्ट देना, सर के बेटे को देना। ठीक है, दिस इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ द प्यून कि महंगा देना है। अच्छा, देन आई हैड गुड रिलेशन विद द बॉस। तो मैं सर की कैबिन में गया, कुछ भी काम होता है तो मेरे को बताते हैं। सीधा एक काम करना है कि जो हमारे प्यून है उन दोनों के लिए भी शादी में आएंगे, कपड़े वपड़े ठीक ठाक होंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। समझना, पहले तो उनको क्यों दे रहे हैं उसको। द रीजन ऑफ गिविंग इज नॉट कि शादी है चलो देते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर। तो उनको कपड़े, एक जोड़ी कपड़े तो ले देना रिसेप्शन के लिए। देखो बहुत महंगे मत लेना, ये करोड़पति का थॉट प्रोसेस, कि महंगा मत लेना हीरा भाई को देने के लिए, जिसका सैलरी 12,000 था, 10,000 होगा उस टाइम पे। तो अगर 10,000 का थॉट प्रोसेस ये है, महंगा देना, तो बंदा अमीर या गरीब अपने दिल से होता है। और वो तुम्हें ये वाला लेसन ना कोई बाबा नहीं बताएगा, एक्सपीरियंस से पता चलेगा। योर ओन एक्सपीरियंस विल टीच यू एंड गाइड यू, बाकी सब नॉनसेंस। दिस इज यूनिवर्स वेयर वी आर ऑन अर्थ, विच इज नॉट इवन अ पिंच एज कंपेयर टू द यूनिवर्स। तो क्या नॉनसेंस में तुम पड़े हुए हो, क्या वो कराए ना, वो ना कराए ना, वंचाए ना, क्या नॉनसेंस। तो ये सब चीजों से बाहर निकलो, क्योंकि इतना बर्डन क्रिएट करता है ना इस चीज है। देखो, सुबह आके ना, मैं हर रोज सुबह जब आता हूँ तो एक गायत्री मंदिर है, वहां रोज दर्शन करके आता हूँ। लेकिन अगर बहुत जल्दी है तो मैं निकल गया, कोई वेट कर रहा है मेरा, तो कभी मेरे को ये नहीं आता है आज दर्शन नहीं करे आना है, तो आज उनके खराब था सर। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप खुद के लिए भी सोचना, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, अगर कोई हर रोज पूजा कर रहा है और एक दिन पूजा किए बिना निकल ही नहीं सकता, वो निकल ही नहीं सकता, देन इट इज साइकोलॉजिकल चेन विद इन विच यू हैव स्टक योर सेल्फ। फिर क्या सोचेंगे कि अगर हमने ये नहीं किया ना, मतलब अगर ये फास्ट आ रहा है, गुरुवार करवानो ना करा है, ना ना यो करा, तो किसके लिए है ये सब फास्टिंग? ये श्रावण महीना जैसे गया, किसके लिए है ये फास्टिंग? किसके लिए? भूखे रहने के लिए बताया गया? नहीं। बेसिक फंडामेंटल थिंग दैट दे वांट टू टीच यू इज हैविंग कंट्रोल ऑन योर डिजायर। एंड ट्रस्ट मी, खाना खाना सबसे बड़ा एडिक्शन, इवन अबाउ अल्कोहल एंड दिस नार्कोटिक्स। खाना टाइम हो जाए खा ही लेता है, या कुछ कचरा खा ही लेता है। उसको कैसे कंट्रोल किया, मतलब ओवरऑल यू विल इंक्रीज योर सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ऑफ दिस। एक बार वो लेवल आ जाता है कि नहीं, अब नाउ वी आर एबल टू कंट्रोल इट, देन हम उसको अंधश्रद्धा से जोड़ के क्या करते हैं फिर, कि आज पूजा नहीं की। पूजा करना मतलब क्या? 10 मिनट आंखें बंद करके तुम मंदिर के सामने बैठो, या मस्जिद में जाके बैठो, या तुम टेरेस पे जाके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 मिनट तुम सिर्फ ये ट्राई टू कंपाइल कि टुडे आई एम गोना डू समथिंग, वॉट एवर एनर्जी दैट इज देयर इन यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी इन दैट। मेरे को नहीं है कि रेडीमेड दे दो तुम, लेकिन अगर मैं गिर रहा हूं ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आई हैव दैट एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग अप अगेन। गिरने में कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कभी नहीं मांगा मैंने, कभी कुछ नहीं। सिर्फ उतना है कि यार तेरे को जो ठीक लग रहा है, तेरे को जो लग रहा है ना, डेस्टिनी, तेरे को जो लग रहा है मेरे को देना, वॉट एवर आई एम डिजायर, नॉट वॉट एवर आई एम आस्किंग। हाँ, तुझे जो लग रहा है मेरे लिए ठीक है, वही करना, कभी फेवर भी मत करना। लेकिन हाँ, एक चीज मेक श्योर करना कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यू आर गिविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ
एनर्जी विद इन मी कि मैं खड़ा हो पाऊँ वापस। दैट्स इट। ना कौन ऐसा जिसका डिफिकल्ट टाइम नहीं आता लाइफ में? कोई नहीं है। उसी से फिल्टर होते हैं कि कौन उसमें से नीचे गिर गए, कौन ऊपर रहे हैं। मतलब गेहूं में से कंकर कौन कौन है, नीचे गिर जाएंगे, या इमोशनली वीक पीपल। सो बेसिकली ये लोग उधर पैसा लेके तुम्हें ये सब ज्ञान देते हैं। अब ये ज्ञान जब तक तुम खुद रियलाइज नहीं करो तब तक नहीं आता है। और फिर भी अगर तुम्हें लगे, सी ऑनेस्टली अगर स्पीकिंग, सीए बनने के बाद पहला जो चीज तुम्हें करना चाहिए वो ये करना चाहिए। मैं गया था विपाशना। हैव यू हर्ड ऑफ इट? थोड़ा सर्च करना इस पे। इट इज अ 10 डे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉट अ सिंगल पेनी दे आर चार्जिंग। 10 दिन। और यू नीड टू गो आउट ऑफ योर टाउन, बड़ौदा के बाहर। यहाँ पे भी है लेकिन आई प्रिफर, तुम्हें वहां रहना है 10 दिन। खाना वाना सब वही देंगे। नॉट अ सिंगल पेनी दे आर चार्जिंग। एंड नॉट एनी रिलीजन। तो तुम कौन से रिलीजन से आ रहे हो, मतलब अगर मैंने ये धागे बांधे हैं ना तो पहले वो धागे काटेंगे कि नहीं, दिस इज नॉट वी आर प्रमोटिंग। नो हिंदुइज्म, नो इस्लाम, नो क्रिश्चियनिटी, नथिंग। इट इज प्योरली meditation, 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 meditation. So it's a mental health program। 10 दिन, नॉट अ सिंगल पेनी। 10 दिन अगर तुम वहां रुकते हो, उसके बाद जो कुछ भी तुम्हें अनुभूति हुई नहीं हुई, तुम्हें कुछ देना है, 100 रुपए देने हैं। कोई है 5 लाख भी देता है, कोई है 5 करोड़ भी देता है 10 दिन के बाद। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ देना है, कोई मांगेगा नहीं तुमसे। अगर तुम्हें देना है तो तुम दे सकते हो। मैंने नहीं लिखा है था उस 10 दिन के बाद भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिखाना ही पड़ा, नो। उसके बाद मुझे मन करेगा तो मैं लिखवाऊंगा, अब भी नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। लेकिन 10 दिन का शेड्यूल बहुत फिक्स होता है। सुबह 5 बजे से मेडिटेशन स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस। सुबह 5 बजे से 7 बजे। 7 बजे ब्रेकफास्ट, 7 से 8 विल बी द ब्रेक। 8 से 12 मेडिटेशन, 12 बजे लंच, 12 से 1 या 1:30 बजे तक। 2 बजे से वापस 5 बजे तक मेडिटेशन, 5 बजे तुम्हारा डिनर। 10 बजे नहीं, शाम को 5 बजे। 5 से 6 अपने बर्तन बर्तन खुद साफ करने हैं। अच्छा, मैं गया था वहां तो नहीं करने पड़ते थे, वो कर लेते थे, वरना नॉर्मली धोने भी हमें होते हैं। तो वो इतना फ्री में खाना दे रहे हैं, खुद के बर्तन तो साफ कर ही सकते हैं ना। और तुम्हें पहले दिन से एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा। और ये 10 दिन वहां, मतलब मैं जब गया था 100-200 लोग थे। यू कैनॉट टॉक टू एनीवन 10 दिन, प्योर आर्य मौन। आर्य मौन, यू अंडरस्टैंड? बात तो नहीं करनी है, किसी के आंखों में देख के इशारा भी नहीं करना है। यू आर नॉट इवन लुकिंग एट एनीवन। यू आर विथ योर सेल्फ एंड देन यू रियलाइज खुद के साथ रहना कितना डिफिकल्ट है। 5 से 6 डिनर। डिनर में देंगे तुम्हें चाय और ममरा। बता दूं अभी से, मतलब जो खाने के प्रोग्राम से जा रहे हैं उधर तो पिज्जा नहीं मिलने वाला तुम्हें। 6 से 8 मेडिटेशन। 8 बजे, जिस दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन हाउ बुद्ध वॉज डूइंग मेडिटेशन। तो शाम को 1 घंटा, एक बड़ा सा हॉल होगा जहाँ पे कुछ जगह पे होता है वीडियो, कुछ जगह पे सिर्फ ऑडियो। तुम्हें सुनाया जाएगा कि तुमने आज क्या फील किया होगा, वॉट यू हैव बीन पास थ्रू इन दिस प्रोसेस। तो बताएंगे कि आज तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, तुम 5 मिनट भी काउंट। और तुम्हें हर रोज जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं, तुम्हें कंटिन्यूअसली 4 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें सिखाएंगे कि हाउ यू आर इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। 10 दिन। 11वें दिन तुम्हें अलाउ करेंगे बोलना, जो तुम्हारे साथ है उनके साथ। एंड 11वें दिन शाम को देन यू कैन गो, नॉट अ सिंगल पेनी। देन यू विल रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। बाकी सब लल्लू बना रहे हैं दुनिया में, और ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे है। दे आर नेवर एवर डूइंग देयर मार्केटिंग। तो आज तो फ्री हो ना, तो देखना, सी में बन के बाद जाना है। ऐसा किस लिए जाना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव इस सब प्रोग्राम का ये होता है
डिटैचमेंट। पीपल, हम जैसे दुखी हैं, बहुत सारे लोग फेल होने के बाद दुखी हैं। हम क्यों दुखी हैं? बिकॉज वी आर अटैच विद द रिजल्ट। अटैचमेंट, अटैचमेंट मीन्स व्हाट? कंडीशनल मेहनत। दुखी क्यों है? या किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो। जब हम कुछ कर रहे हैं तो वी आर हैविंग सो अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट comes with an expectation, and when those expectations are not getting fulfilled, then we are getting affected. We are getting affected because someone else। गुस्सा हम होते हैं, आता नहीं कभी। दुखी हम होते हैं, इट इज नॉट नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। तुम्हें एटलीस्ट ये सिखाएंगे, मतलब एटलीस्ट उस पर कंट्रोल आएगा, तुम्हारी इमोशन के कंट्रोल पे। तो जब भी कोई लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, तो रादर देन रिएक्टिंग, यू वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू इट। बिकॉज तुम्हारे कितने भी धम पछाड़ा करवा दी, चेंज चेंज नहीं होने सिचुएशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मेंटली स्ट्रांग इससे बनते हैं, बहुत स्ट्रांग। देन द ओपिनियन ऑफ पीपल विल नॉट अफेक्ट यू। लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं जाना है, ये सब मिथ्या है, छोड़ दो। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। तुम पैसे कमाओ, खुद के लिए मत खर्चा करना, दूसरों के लिए करना। अगर करना है तो, मैं तो वो भी नहीं मानता हूँ, करो, कमाओ। ये और क्या है, ऑल दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू इज अ पार्ट ऑफ, फॉर मी इट इज लाइक ए मेडिटेशन। उतना ही मजा आता है जितना मेरे को मेडिटेशन में मजा आता था। लेकिन उससे ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में व्हेन यू आर इम्प्लांटिंग एन आइडिया दैट दिस इज व्हाट आई वांट इन नेक्स्ट 5 years, और वो सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया एक बार फिट हो गया, तो तुम चाहो ना चाहो उसी डायरेक्शन में काम करो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यू आर वर्किंग ऑन इट। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, आज तक मैंने कोई आर्टिफिशियल बात नहीं की है ना, कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। तुम, मैं चैलेंज मार के दूं, कभी ट्राई करके देखना, कभी इधर ही हम ट्राई करेंगे। 10 मिनट में बोलूंगा, 10 मिनट आंखें बंद करके, तुम्हारे बॉडी से और कुछ टच नहीं होना चाहिए, शांति से बैठे हो तुम, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगता है वो पोजीशन में बैठो। 10 मिनट में तो तुम थक जाओगे, थक लिटरली। ट्राई करके देखना, 10 मिनट तो बहुत हो गया। और 8वें दिन के करीब मैं ऐसी पोजीशन में चला गया था कि 2 ढाई 3 घंटे तो कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द आउटर वर्ल्ड, यू आर ट्रेवलिंग विद इन योर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल। और वहां तक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और कोई ये सुपर नेचुरल बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन का लेवल वहां तक जाता है, कंसंट्रेशन का लेवल वहां तक जाता है। अच्छा, तुम सबको एक बार तुम कान भी बंद करो, करो चलो अभी, एवरीवन पूरा फिट, पहले सुन लो क्या करना है, वरना ये लोग कोई समझाता ही नहीं है स्कूल में स्टूडेंट्स को, कि तुम्हें कंसंट्रेशन करना कैसे, बोलते रहेंगे कंसंट्रेशन 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 करना कैसे है। तो तुम कान फिट अपने बंद करना, और एक चीज ऑब्जर्व करना, फिर भी कान बनने के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। कान फिट बंद करो अपना, और देखो, पी, कुछ भी चलता है होगा, आवाज क्लियर तुम्हें दिमाग में सुनाई दे रही है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बॉडी। सुनो अब, कान बंद करो। ये फ्रीक्वेंसी बस। पता नहीं कितनों को होता है, मेरे को तो होता है, एक बीप। जैसे तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है ना, 8D, और तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम सुन ही लोगे फिर। अभी भी मैं अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ ना, मैं तो तुम्हें इतना क्लियर साउंड सुनाई देगा वो। आप समझो कॉन्सेंट्रेशन है पूरे दिन का, और कुछ काम ही नहीं है तुम्हारा। अच्छा, ना तुम साथ में कोई बुक लेके जा सकते हो, ना मोबाइल फोन। तुम बात तो किसी से कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई प्रोग्राम ही नहीं है। और पूरा दिन तुम्हें लगेगा यार इतने घंटे बैठ के कमर नहीं दुखेगी, पहले दिन दुखेगी, दूसरा दिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें चैलेंज मार के दूं दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना 10 मिनट बैठो यहाँ पे, एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको खुजली ना आए कहीं पे, टिंगलिंग।
मच्छर नहीं काटा है, और कॉन्स्टेंटली हम हिलते रहते हैं। दैट शोज हाउ डिस्ट्रैक्टेड वी आर। अगर तुम कंसंट्रेशन से मूवी देख रहे हो ना, या कंसंट्रेशन से किसी को सुन रहे हो ना, बंदा हिलेगा भी नहीं। जितना बंदा ज्यादा हिल रहा है, मुझे कैसे पता चलता है किसने नहीं सुना है? जितना वो ज्यादा हिल रहा है ना, हाँ, ही सो डिस्ट्रैक्टेड, ही और शी सो डिस्ट्रैक्टेड, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेशन में तुम्हें समझ, तुम्हें कोई एक दो दिन के बाद कोई हाथ पैर कमर कुछ नहीं दुखेगा। और ये आवाज तो सुन ही सकते हो तुम, इसके लिए कुछ ईयरबड डालना नहीं है उधर, अलाउ ही नहीं है वो सब तो। नॉट जस्ट दैट, कॉन्सेंट्रेशन अगेन नॉट सुपर नेचुरल। कॉन्सेंट्रेशन इतना वो लोग हर एक बॉडी के ऑर्गन में तुम्हें ट्रैवल कराते हैं। एंड यू कैन लिटरली, नॉट हाइपोथिकली, नॉट अ सुपर साउंड और भगवान दिखेंगे फिर तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं दिखता ऐसे कभी। वो तो मरना ही पड़ेगा, मोक्ष के लिए तो मरना ही पड़ता है, उसके पहले नहीं दिखता है। लेकिन उतना तो मेरे को आता था, या फिर उतना तो मेरे को रियलाइज होता है 3-4 घंटे जब चला जाता था ना मैं, तो आई कैन फील हमारी वेन्स में से जो ब्लड ट्रैवल हो रहा है ना, फ्लो। कैन यू फील दैट? नो। अभी 15 मिनट बैठूं तो मेरे को स्टार्ट, बिकॉज आई नो वो 15 मिनट में ही पहुंच जाना। फिर पहले दिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन तीसरे दिन तुम थोड़ा थोड़ा महसूस करोगे कि हाँ हाँ कुछ तो हिल रहा है इधर। देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे यू विल रियलाइज कि तुम्हारी वेन से ब्लड का जो फ्लो पूरी बॉडी में कंटिन्यूअस चल रहा है। यू विल रियलाइज इट कि ये हो रहा है। अच्छा, हमारे नाक से ना दोनों साइड से हम ब्रीद नहीं करते हैं, किसी एक साइड से होता है। विदाउट टचिंग कैन यू टेल? चेक करते हैं ना कि किस साइड से चल रहा है। वो तो दूसरे दिन तुम्हें पता चल जाएगा उधर, कंसंट्रेशन से। वहीं से स्टार्ट करेंगे ये लोग। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन नोज, स्टार्ट विद दिस, कि कौन से साइड का नॉस्ट्रल चल रहा है हमारा, विदाउट टचिंग। यू विल रियलाइज, क्योंकि इतना शांत है, इतना। और उससे तुम सोचो कंसंट्रेशन लेवल कितना ऑप्टिमम। तो पढ़ाई करने से बैठने से पहले 5 मिनट, फिर अगर वो तुमने अभी भी, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं करना। आंखें बंद करके सिर्फ, और कुछ सोचना नहीं है, बस बैठे रहना। एंड देन ओपन योर आइज एंड देन स्टार्ट रीडिंग। उससे क्या होगा, जितना भी, जैसे ना मोबाइल में करते हैं ना हम रैम क्लियर, जितनी ऐप ओपन थी क्लियर ऑल, चैच फाइल सब डिलीट मारो। ये सिर्फ उतना। अब जैसे तुम यहाँ से घूम घाम के घर पे गए और मैं बोलूं कि पढ़ने बैठ जाओ, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि तुम इतना सारा लेके गए हो घर पे, पूरे दिन का एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा, किसी ने डांटा, कुछ मजा आया, अब वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। और सब हटा के मैं बोलूँ पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट कर, नहीं होगा। पहले उसको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। वो कैसे? 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ मेडिटेशन, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, तो वो सारा जो टेम्पररी फाइल्स खाली हुई दिमाग की, मेडिटेशन और कुछ है ही नहीं। तुम्हारी टेम्पररी फाइल्स को खाली करना है। हमने टेम्पररी रैम इतना भर दिया ना, मोबाइल में होता है ना रैम होता है और रोम होता है, हार्ड डिस्क एंड रैम। अब मोबाइल हैंग हार्ड डिस्क की वजह से नहीं होता है। हार्ड डिस्क तो हमारी इतनी बड़ी है कि तुम कितना भी डेटा स्टोर करना चाहो हो सकता है। ये रैम में हमने बहुत सारे डेटा सेव करके रखे हुए हैं, और ये जो हम भूल जाते हैं पढ़ाई के बाद, क्यों? क्योंकि हाँ, वो कभी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, रैम में ही पड़ा रहा, और रैम तो कुछ दिन के बाद 2 GB ही था, तो डिलीट होता जाता है, डिलीट होता जाता है। तो जब तक रैम क्लियर नहीं करोगे तब तक कंसंट्रेशन या प्रोसेसिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा। 5 मिनट डेली। अब मेरे मुंह से ये बोलना ना शोभा ही नहीं देता है। अगर मैं किसी को बोलूं द काइंड ऑफ इमेज सिद्धार्थ जडेजा हैज इन आउटर वर्ल्ड, और मैं जाके बोले मेडिटेशन करो, तो क्या बात कर रहा है तू, तू बता रही है? बट दिस इज द फैक्ट। और ये 15 दिन में, या तो 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन की पढ़ाई में पास हो जाना, रैंक तो चलो इज एन आउटर प्रोडक्ट, इज बिकॉज ऑफ दिस इमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है मेरा, इमीडिएट 5 मिनट में। 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 30 सेकंड आंखें बंद की और पढ़ाई चालू की, मतलब खत्म, हम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो बाजू में तुम नगाड़े बजा लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं, तुम मेरे को बोलो कड़क बाजार में जाके पढ़ना है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में क्या चल रहा है। आई विल फोकस ओनली ऑन दिस। वो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी।
आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग, वो तो चलता ही रहेगा यार। દુનિયા में कुछ ना कुछ ગણેશ નવરાત્રી દિવાળી ઉત્તરાયણ આવતી જ રહેશે અને દર વર્ષે આવશે. એવરી મોમેન્ટ સમથિંગ ઇઝ ગોના હેપન. उसी से तो डिटैचमेंट करके कंसंट्रेशन करना है, वो डिटैचमेंट करना है. ये डिटैचमेंट नहीं करना है कि नहीं ये પૈસા પૈસા તો બધું મોહ માયા છે, એવું કહેવાને આપણી પાસે પૈસા લે છે લોકો. राइट और रॉन्ग, क्योंकि ये एज में ना बहुत बार ये डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है. तुमको ऐसा लगे यार सर क्या बातें करो, तो मैं यही बोल रहा हूँ, कोई मोह माया ही है जो है वो. सब उससे डिटैचमेंट जब करना जब तुम करोड़पति हो जाओ, उससे पहले भिखारी कोई डिटैचमेंट नहीं करते हैं. तो हम अभी तो उसी कैटेगरी में हैं. पैसे ही नहीं है जेब में, साला 200 रुपए का मुंह में बोलूं चलो मूवी देखने जाते हैं और पॉपकॉर्न खाएंगे, सब एक दूसरे के सामने देखेंगे अच्छा था पैसा. कौन सा डिटैचमेंट, साला पॉपकॉर्न के पैसे नहीं है, डिटैचमेंट की बातें कर रहे हो तुम. तो पहले कमाओ, उससे इसके लिए दिस मेडिटेशन कंसंट्रेशन विल हेल्प. और हम कहाँ से योगा शब्द से चले गए वहां. बट दिस इज समथिंग विच पीपल आर नॉट गाइडिंग, और ये फेल होते हैं बहुत सारे लोग जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीजों को. एंड दे कीप ऑन डूइंग दिस बर्डन एंड देन अल्टीमेटली दे गिव अप. देन दे गिव अप, तो पूरा लाइफ स्ट्रेस में जाता है, और उन लोगों को 40-50 साल में फिर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट सब कुछ होता है. क्योंकि लाइफ इज, अगर तुम वॉरियर नहीं हो ना तो लाइफ इज वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल. यू हैव टू फाइट. यू कैनॉट सिट असाइड एंड वेट फॉर द गॉड टू कम. इट्स नॉट गोना हैपन. गॉड इज विद इन यू. तुम मार खवड़ाई रहा છો એને બેસીને, तो तुम्हें तो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है. 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 2 दिन नहीं सोगे तो कोई मर नहीं जाता है. जो कमांडोज होते हैं ना हमारे, ब्लैक कैट कमांडो, 10 दिन सिर्फ पानी, नो स्लीप, 2-2, 3-3 तक पानी नहीं देते उनको, ट्रेनिंग में हाँ? वो नहीं मरते हैं. तुम भी नहीं मरोगे तो मैं पानी तो पीने का बोल ही रहा हूँ. तो 1-2 दिन कम, 1-2 घंटा ये सिर्फ नींद हुई ना, उससे एक्चुअली तो मेंटली स्ट्रांग हो गए. यू आर प्रिपेयरिंग फिजिकली योर बॉडी ऑल्सो. क्या नहीं, दिस इज व्हाट गोना हैपन इन एग्जाम, एंड दैट इज गोना हैपन फॉर 8 डेज. तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो उसका. तो 8 घंटे की नींद सब बकवास है. बीमार लोगों को चाहिए 8 घंटे की नींद, तुम्हारे लोगों को नहीं चाहिए 8 घंटे की नींद. तुम 4 घंटा पे सो, कंसंट्रेशन से हो, जब नींद आ रही है तभी सो, तब तक जब तक जाग रहे हो आंखें खुली हुई है तब तक सामने बुक. अच्छा बुक नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब में कोई वीडियो चालू करो अच्छा पढ़ाई का रिवीजन वाला. और चलो यूट्यूब में नहीं देखना है तो एप्लीकेशन है, कोई भी चैप्टर चालू करो जिसका रिवीजन करना है, कान में डालो सुनते रहो जब तक आंखें बंद नहीं हो जाए तब तक. ये डेडिकेशन चाहिए. और मैं लिख के दे दूं कि रैंक नहीं है तो बताना बोथ ग्रुप के बाद. तुम मेहनत नहीं करनी है और फिर हम रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अच्छा इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं आया रैंक, नहीं आया पॉजिटिव रिजल्ट, तो भी मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने तो मेरा 100% दिया था. बट दिस वॉज प्रोबेबली माइट नॉट बी द राइट टाइम, सो लेट्स वेट फॉर माई राइट टाइम. वॉर में भी वेट करना पड़ता है ना. अगर स्नाइपर वाले को भी शांति से वेट करेगा कब अपनी रेंज में आ रहा है बंदा, तो तब तक हम वेट करके बैठेंगे, फिर जब आएगा तब. तो मेहनत भी ऐसी नहीं है कि करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ ही जाए. इट्स नॉट एवरी टाइम. ये मैं पहली बार मेरा स्कूल में नहीं रैंक आया कभी, सच्ची बता रहा हूँ मैं. स्कूल में कभी रैंक नहीं आया. और जेन्यूनली 12th में 66% थे मेरे, एंड दैट टू इन गुजराती मीडियम. बीकॉम 51% बोला हुआ ना ये सब चीजें मैंने. तो दिस इज ग्रेजुअली व्हेन द मैच्योर, और ये मैं पूरा एक्सपीरियंस का क्रक्स तुम्हें बता रहा हूँ. दैट फ्रॉम 61% इन ईयर 2000 टू दिस ऑल इंडिया रैंक. तो ये सब मिथ है कि बंदा बाय बर्थ ही स्मार्ट हो सकता है, गलत है. दैट इज अ मिथ. अगर तुम, हाँ, अगर तुम डेडिकेटेडली मेहनत करोगे ना तो सारा मिथ है. तुम कभी भी चेंज कर सकते हो इस पूरे रेशियो को, एंड पीपल विल सरप्राइज. क्या किया इसने, कुछ नहीं, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, दैट्स इट. तो रैंक लाने के लिए स्कूल से रैंक आना जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है. आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट. और 10 दिन की मेहनत में अगर मैं ला सकता हूँ, और वो भी ऑफिस और क्लास मैनेज करते हुए,
तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ काम है ही नहीं। ये मेरी तारीफ की बात नहीं है, ये बात है कि तुम इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन चाहिए। फिर मैंने वो 10 दिन और कुछ किया ही नहीं। जब बैठा हूं मतलब पूरी दुनिया तेल लेना है, क्योंकि इज्जत का सवाल है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। तो भी नहीं होता है तो फिर हंस लेंगे खुद पे, और क्या। ये सीए में बनने चला था। डर नहीं लगता क्या? तुम्हें क्या लगता है, मेरे को नहीं लगा होगा? फेल होने का डर मुझे नहीं लगा होगा? तुम्हारी रेपुटेशन और मेरी रेपुटेशन मार्केट में फर्क है ना, अभी तो एज ऑफ नाउ। माइट बी यू आर मोर रेप्यूटेड इन फ्यूचर देन मी, आई विश एवरीवन। बट एज ऑफ नाउ तो व्हेन आई एम रनिंग सीएमए कोचिंग इंस्टीट्यूट और मेरा रिजल्ट नेगेटिव हुआ, सोचो जरा उसका इम्प्लीकेशन। और उस रिस्क का मेरे को लेने का कोई काम नहीं था, कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कि उसकी वजह से काम अटका पड़ा था मेरा। कोई जरूरत नहीं है। सीएमए पार्टनर होना चाहिए था, है मेरे पास पार्टनर है। उतना ही इन्फ्लुएंस है मेरा वैसे भी सीएमए मार्केट में बड़ौदा में जितना पहले था। मेरे को कोई जरूरत नहीं था ये करने का। बट देन स्टिल वी आर पुशिंग आवर सेल्फ कि नो, इट्स अगेन ए टाइम टू रियलाइज द पीपल क्या महाभारत में कृष्ण कौन છે। बट देन यू नीड टू मेक श्योर ना कि પછી આપણું પોપટ ના થાય। बट देन यू नीड टू गिव योर 100%। वो दोगे तो फेल होने का कोई चांस नहीं। तुम्हारे डिस्कशन में भी उसके अलावा और कोई टॉपिक होना नहीं चाहिए, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आने वाले इस दिसंबर में एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता है, स्टडीज के अलावा और कोई डिस्कशन का पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से प्रिपेयर, उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं। और फिर देखो क्या मिरेकल होता है, एंड देन इट इज गोइंग टू बिकम एन हैबिट। खून चख लिया फिर हमने। क्लियर है? सो वी आर इनटू एग्जाम्शन। यार ये मैं बहुत बहुत बार चला जाता हूँ यार, I need to- वापस इसके लिए अलग कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कि मैं जाऊँ नहीं। बट ये जरूरी चीजें हैं। ये कोई बोलता ही नहीं है आके सिलेबस खत्म करो बस। हमारा खत्म करो, तुम्हारा होता है नहीं होता, हमें कोई लेन देना नहीं। मेजोरिटी क्लास का यही है ना थॉट प्रोसेस। मतलब एवरीवन इज इन दैट सेम थॉट प्रोसेस कि मेरा सिलेबस टाइम पे खत्म होना चाहिए। तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्चुअली तुम्हारा होना चाहिए, हमारा नहीं। हमारा तो हो ही जाएगा। तो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ अटके हैं? और खास करके ये 3 साल बिगाड़ने के बाद में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं इतना उस पर फोकस किया पहले दिन से? क्योंकि 3 साल कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्ट होके आए हो तुम। तो तुम्हारी रैम तो इतनी कचरे से भरी हुई है। पोटेंशियल नहीं है, रैम से। उसको डिलीट करने के लिए ये करना ही पड़ेगा, तुम 5 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कंसंट्रेशन अगर नहीं आ रहा है किसी दिन तो, अब जिस दिन कंसंट्रेशन नहीं है उस दिन सिर्फ रिजल्ट का दिन याद कर लेना। कंसंट्रेशन में 5 मिनट और कुछ नहीं करना है कि चलेगा। सिर्फ रिजल्ट के दिन पे कंसंट्रेट करके सोच लेना जितना सोचना है, फिर पढ़ने बैठना। सिर्फ रिजल्ट का दिन, एग्जाम का नहीं, रिजल्ट का दिन, कि व्हाट यू आर गोना डू। फिर पढ़ने बैठो, देखो घंटाला फंटाला कहाँ भागता है। फाइन। 2 मिनट आता हूँ, चलो मैं आरती खत्म करके। तब पूरा एक बार पढ़ो, फिर आके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा।
Fine. So the first topic that we were discussing was public health. Second thing was advancement of religious spirituality and yoga. Third one, advancement of educational program or skill development. Education programs are not like this, हाँ, स्पेशल प्रोग्राम किन लोगों के लिए? देखो टू लिखा हुआ है ना, तो रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? टू, अबेंडन ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रंस, उनके लिए अगर तुम कर रहे हो देन ओनली इट इज एग्जेम्प्टेड, अदरवाइज नॉट. Abandoned, orphaned, homeless children. Then physically or mentally abused or traumatized person. Again, we are discussing what? Advancement of educational program. लेकिन किन लोगों के लिए? Abandoned, orphaned, मतलब पेरेंट्स बिना जो चाइल्ड होते हैं उन लोगों के लिए. दूसरा, वो बच्चे who is physically mentally abused or traumatized like you people. Traumatized people. Third, prisoners, उनके एजुकेशन प्रोग्राम. Fourth, person over the age of 65 years, again residing in a rural area. तो सिटी में बुढ़ा है उसको पढ़ाया नहीं चलेगा, गांव का ही चाहिए, in a rural area. So this is an education program if they are running. Then, and the last one is prevention of environment, including watersheds, forest, and the wildlife. So any trust when doing all this rural area का मतलब क्या होता है वो नीचे लिखा हुआ है, ये सब फिर तुम्हें पढ़ने के लिए, और कुछ उसमें है नहीं. Exemption list में what is the requirement? Let's try to summarize and understand it. Entity should be registered under 12AA, providing this four services which are categorized as a charitable activity. Which are those activity? Health, education, religion, or spirituality and yoga, and last is an environment. So when we are talking about health, health again split it into two parts: care counseling and prevention. Care counseling, within that there are further parts: traumatized people, terminally ill people, HIV AIDS, and addicted. Care counseling, so family planning, prevention against an HIV, that is a awareness, public awareness prevention program. Then we are talking about advancement of religion, spirituality and yoga. तीनों चीज. ये क्या डाइटिंग पे हो तुम लोग क्या? ये इतना इतना सारा मैं खा जाता हूँ. सारे जितने पास में ना सबने. हरिओम. Now pay attention. Then advancement of education program for orphan, hello, mentally traumatized people, prisoners, and a senior citizen of rural area. What is a senior citizen? Age above 65 years. And the last one is prevention of environment. Environment includes the wildlife, watershed, whatever it is, or forest. Fine. Service is provided by 12AA in the name of charitable activity. Charitable activity covers this four: health, education, religion, environment. Then it is exempt. तो सप्लायर भी स्पेसिफाइड है, सर्विस भी स्पेसिफाइड है, और कुछ जगह पे रिसिपिएंट्स आर आल्सो स्पेसिफाइड हियर. क्लियर है? 5 मिनट दे रहा हूँ, क्विकली गो थ्रू इट. नीचे मीनिंग ऑफ रूरल एरिया लिखा हुआ है, वो भी 2 पैराग्राफ है, पढ़ लेना.
Done? Any confusion, any doubt? Now understand what is entry number 2. लास्ट एक लाइन में ही है, लेकिन थोड़ा मीनिंग अच्छे से समझना. सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल or a independent part thereof. So again, what we are reading right now is a list of exemption. What is exempted? Please try to understand. If I'm selling my business, I'm selling my business like whole DNK where I'm selling to someone. So that is called selling a business as a going concern. As a running business, I have sold it to someone else. Are you getting? So when I'm selling my business to someone else, that is by way of transfer of going concern as a whole. तो अगर मैं मेरा बिजनेस किसी को बेच रहा हूं, पूरा बिजनेस, देन इट इज एग्जम्प्टेड. लेकिन अगर पहले मैंने बेंच बेची, फिर एयर कंडीशन बेचे, फिर फैन बेचे, फिर लाइट बेची, फिर लैपटॉप बेचा, फिर प्रोजेक्टर बेचे, individual sale, it is not sale as a going concern, and all these have been sold to different people, then in that case sale or disposal is even subject to GST. Am I clear or not? लेकिन यही मैंने एज अ बिजनेस किसी को बेच दिया होता, एज अ रनिंग बिजनेस, गोइंग कंसर्न और पार्ट देयर ऑफ मतलब क्या? इफ आई एम हैविंग टू सेपरेट बिजनेस, इन माय नेम देयर इज ASM आल्सो, इन माय नेम देयर इज अ DNK आल्सो अंडर द सेम ओनरशिप, और उसमें से एक बिजनेस में बेच रहा हूं किसी को, so that is a part thereof, that is also going concern as a business. So if the business as a going concern has been sold, running business, then it is not subject to GST, then it is exempted. तो ये लिख के रखना है यहाँ पे, सेल ऑफ और ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न मीन्स सेल ऑफ रनिंग बिजनेस, ऐसा लिख के रखो, सेल ऑफ रनिंग बिजनेस. अंडरस्टूड है ये? क्लियर? अब ये गवर्नमेंट वाले बाद में करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे हैं ना, उस पे आते हैं. सब जगह पे गवर्नमेंट 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 ही. चलो 10A पे आओ, चलो. बीच वाले हैं करने हैं, लेकिन वो पूरा गवर्नमेंट वाला बकेट है, तो गवर्नमेंट एक साथ करेंगे, आज उतना टाइम है नहीं. सर्विसेज सप्लाइड बाय, बाय मतलब सप्लायर कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी. सर्विसेज, गुड्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज सप्लाइड बाय. तो सर्विस कुड बी एनी, एनी भी नहीं आगे लिखा हुआ है बाय वे ऑफ करके, तो नॉट एनी. सप्लायर कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी. इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीन्स व्हाट? This MGVCL, UGVCL. Hello, these are electricity distribution utility. Am I clear? हमारे घर का इलेक्ट्रिशियन नहीं. Am I clear or not? Exemption उसके लिए नहीं है. Electricity distribution utility means those people to whom government has given a license to distribute electricity. Am I clear? तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिशियन काम करता है, they are not covered here. Electricity distribution utility means those entities to whom government has given a right for generation and distribution of electricity. So GSEC, JETCO, and this MGVCL and all that. GSEC is a company which generate electricity. जो पुराना GEB था ना, that has been splitted into 3 part. GSEC, that is generating. JETCO, that is a distribution. And this MGVCL is
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द कस्टमर। तो बिलिंग बिलिंग सब वो हम उनको करते हैं, पेमेंट पेमेंट सब कुछ। हमें क्लियर और नॉट? तो जेटको का काम क्या होता है? जनरेशन स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, सब स्टेशन तक पहुंचाना। फिर सब स्टेशन से हमारे घर पे आता है, वो एमजीवीसीएल करता है, जिसका इनवॉइस हमारे घर पे आता है। All these three people are having, or three entities are having license from the government. So for them, they are talking. Electricity distribution utility means what? An entity who has a license to generate and distribute the electricity. So services supplied by electricity distribution utility. कौन सी services? By way of construction, erecting, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to tube well of the farmer और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। तो अगर तुम नया फार्म खरीदते हो और तुम्हारे फार्म पे तुम्हें ट्यूबवेल या तो सबमर्सिबल पंप लगाना है, तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, तो तुम जाके एमजीवीसीएल, पीजीवीसीएल कहीं पे भी जाके तुमने एप्लीकेशन किया, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। जीबी के ऑफिस में जाके तुमने एप्लीकेशन किया। अब वो क्या करेंगे? नजदीक में, जितना नजदीक में डीपी होगा, उस डीपी से તમારી વાડી સુધી એક કનેક્શન લઈને આવશે, થાંભલા નાખીને। बेसिकली, इफ यू आर अ फार्मर और कभी देखा है तो यू वुड बी अवेयर ऑफ दिस, कि तुम्हारे फार्म तक वो केबल खींच के लेके आएंगे, तुम्हारे फार्म तक वो केबल खींच के लेके आएंगे। अब वो ऑब्वियसली केबल का खर्चा, लगाने का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, उन सबके लिए पैसे लेते हैं। दिस इज द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग, एंड दिस सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू जीएसटी नॉर्मली। लेकिन अगर ये सर्विसेज किसे दी गई है? फार्मर को। कहां तक? ट्यूबवेल तक, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए दी गई है। देन वॉट एवर मनी दिस जीबी इज चार्जिंग, डीपी से लेके तुम्हारे फार्म तक का, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। Am I clear what is exempted now? Specifically, exemption has been given to whom? Extending electricity distribution network up to tube well of the farmer और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। मतलब हमारे घर पे नई सोसाइटी बाजू में बन रही है, उसको लेके जाना पड़ेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए जो जीबी ने चार्ज किया, दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ फार्मर। એને વાળી જમીન પર થતું હોય આ બધું તો taxable. Agriculture land, agriculture purpose up to tube well, then only it is exempted. Am I clear or not, everyone? I hope understood. हाँ, तो गो थ्रू इट, और तुम्हें जो समझ में आया वो बाजू में थोड़ा लिख के रखना हर एक में। चलो 2 मिनट में पढ़ लो उसको। डन है? समझ में आया ना? अच्छा, 11th वाला पढ़ो, फिर मैं पूछता हूँ। 2 लाइन का है, उतना तो तुम इंटरप्रेट कर ही सकते हो ये क्या बता रहे हैं।
क्या बता रहे हैं? या पार्ट ऑफ पर ऑफिस। क्या बोल रहा है? तो अदरवाइज देन द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या? इट इज अ, देयर शुड नॉट बी एनी डाइल्यूशन ऑफ मटेरियल इन इट। सिर्फ और सिर्फ लेबर सप्लाई किए हैं। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शनिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए लेबर सप्लाई किया हुआ है तो दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए अगर लेबर सप्लाई किया है, लेबर सप्लाई, सीमेंट, स्टील, ऑल स्टील आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। प्योर लेबर सप्लाई फॉर अ सिंगल रेसिडेंट, मतलब हमारा पुराना घर तोड़ के नया घर हम बना रहे हैं, तो सीमेंट खरीद के लाएंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। लेबर जो लेके आए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड है ये एवरीवन? हाँ, तो बाजू में समराइज करके लिख के रखो, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट एंड प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके नीचे वाला देखो, 2-3 लाइन वाला है, वो पढ़ो, मेरे को एक्सप्लेन करो। क्या बोल रहे हैं? 11A। ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सर्विस क्या पे है यहाँ पे? वी आर तो रीडिंग द लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जाम। ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है ये, तो कैसे सर्विस में आया? व्हाट इज द सर्विस कंपोनेंट इन दिस? मेरे को चाहिए इसमें सर्विस क्या दे रहे हैं। सर्विस एग्जाम है ना, तो कौन सी सर्विस? तो अंडरस्टैंड, ये फेयर प्राइस शॉप मतलब क्या? रेशन की दुकान, रेशनिंग वाली, वो लोग गवर्नमेंट से लेते हैं, हमें देते हैं। ठीक है। अब जितना उन्होंने दिया, जितनी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की थी, उस पे उन लोगों को कमीशन मिलेगा। कमीशन बोलो या तो मार्जिन बोलो, तो दैट कमीशन इज एग्जाम। एम आई क्लियर और नॉट? उनको जितना कमीशन मिल रहा है, दैट इज एग्जाम। तो सर्विस कंपोनेंट सिर्फ यही है। और तुम्हें रेशन की दुकान से यही सामान मिलता है, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल, सॉल्ट एंड ऑल दैट। Am I clear or not? Everyone understood? So what is the service element? This commission or margin is a service element. So whatever commission margin this rationing wala is getting from government, that is exam. Next वाला पढ़ के बताओ क्या है? ये आरसे में भी पढ़ा था। क्या है ये?
प्रतीक बता मेरे को क्या है ये। वो कल मॉड्यूल लेके आना, ये ऐसे ही दोला मुड़ा ने महीना देता घना बधा पासे देखा था नहीं मना कहीं से तारू वो यहाँ भी प्रिंट करना पड़े आप ही दे दे। हाँ भी अमेंडमेंट असन। व्हाट इज दिस? सो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज अ, उसका रेंट इज एग्जम्प्टेड। बाजू में लिखो प्रोवाइडेड नॉट गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, because if it is given to registered person then RCM is applicable. If it is given to registered person then RCM is applicable. क्लियर है ये कौन बोला अमेंडेड है? नॉट अमेंडेड। फाइन, वी आर स्टॉपिंग फॉर द डे। कल से स्टार्ट करते हैं, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। ये Jan 24 का छाप तो दिया है, मेरे को अमेंडमेंट नहीं लिख रही है, 14th वाले में ही गलत है।